नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। पीएम ने भी कहा है कि मास्क ही एक लौता हथियार है जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है, उसके बाद भी आपको मास्क पहनना है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल परमबीर सिंह ने देशमुख मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर पहला सवाल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि आखिरकार वो बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, वो अपनी याचिका की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों चाहते हैं। ये सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया, जिसके जवाब में काफी दलील जो परमबीर सिंह के वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने दिया बाकायदा। उसके बाद कोर्ट का ये निर्णय रहा कि ये सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं और अपनी याचिका वहां पर दाखिल करें। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, मुंबई से ही अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि आप इसको लेकर, ये पूरा मामला लेकर आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। क्या तैयारी है परमबीर सिंह की? देखिए, बिल्कुल न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, बल्कि हाई कोर्ट कब सुनवाई करे उसको कोई निर्देश देने से भी साफ मना कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों सुप्रीम कोर्ट में आए, 226 में यही सब पावर्स हाई कोर्ट के पास भी हैं, आप वहां क्यों नहीं गए पहले, तो उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब मुकुल रोहतगी नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने दलील देने की कोशिश की कि कई और मामलों में जो इससे कम संजीदा है उसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, लेकिन वो सब बातें नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम आज ही याचिका दायर कर देंगे हाई कोर्ट में, हमारी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि कल सुनवाई हो जाए वहां पर हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जाकर के आप हाई कोर्ट में बताइए और हाई कोर्ट तय करेगा कि उनको मामले की सुनवाई कब करनी है। यानी किसी तरह का कोई निर्देश हाई कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया, जो कि एक बड़ा झटका कहा जा सकता है इस मामले में। परमबीर सिंह के वकील चाह रहे थे कि यहाँ पर अगर ये मैटर अनुराग जरा रहिए आप साथ, जल्दी से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। उनके साथ माधव भंडारी जो कि बीजेपी के नेता है वो मौजूद है। अभिषेक, बिल्कुल, जिस तरीके से ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की वो याचिका ठुकरा दी है जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, यानी कहीं न कहीं परमबीर के लिए सेटबैक कह सकते हैं। विरोधी कह रहे हैं कि परमबीर सिंह जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए थे, फिलहाल उनको वहां से ठोकर लगी और फिर से उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया है मुंबई हाई कोर्ट के पास। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ माधव भंडारी हैं, बीजेपी के नेता हैं। माधव जी, विरोधी कह रहे हैं कि परमबीर के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से मना कर दिया और कहा आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तवता में क्या कहा है ये बिना देखे इस तरह के निष्कर्ष निकालने की जो जल्दबाजी की जा रही है वो गलत है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आप उच्च न्यायालय में जाइए, उच्च न्यायालय आपका सुनेगा, और उसी के साथ साथ उच्च न्यायालय को ये भी कहा है कि तुरंत सुनवाई करो, कल के कल सुनवाई करो। तो ये केवल एक तांत्रिक मुद्दा था। तांत्रिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने तांत्रिकता का आग्रह रखा और उच्च न्यायालय में सुनवाई करने के लिए कहा। तो इसमें कोई झटका वगैरह किसी को नहीं लगा है। झटका अगर लगा होगा तो वो राज्य सरकार को लगा है, क्योंकि अनिल देशमुख को भी उसमें एक पार्टी करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय में दिया है और ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जिस तरीके से माधव भंडारी कह रहे हैं कि राज्य सरकार को झटका लगा है क्योंकि अनिल देशमुख ठीक है अभिषेक, मैं रोक रही हूँ। अनुराग के पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, देखिए, बिल्कुल आपने जो बीजेपी नेता है माधव भंडारी, उनको सुना कि वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये निर्देश भी दिया है कि इस पर हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई करे। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील भी एक तरीके से की थी मुकुल रोहतगी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से बिल्कुल मना कर दिया। ऐसा कोई निर्देश हाईकोर्ट को नहीं दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये हाईकोर्ट खुद तय करे कि कब उसको सुनवाई करनी है, और जब याचिकाकर्ता याचिका दायर करेगा उसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि कब सुनवाई करनी है। यानी किसी तरह की कोई राहत नहीं है, जैसा कि बीजेपी नेता फिलहाल कह रहे थे वहां पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए।
बिल्कुल रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता आज राज्यपाल से मिले और उनसे दखल देने की अपील की है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि शरद पवार अपने मंत्री को बचाने में लगे हैं। फडणवीस ने कांग्रेस पर वसूली का हिस्सा लेने का आरोप लगाया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आमिर खान को कोरोना वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, होम आइसोलेशन में फिलहाल आमिर खान है। आमिर खान को कोरोना हुआ है, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया है, क्योंकि अब उनको कोरोना होने की पुष्टि हुई है। परिवार में क्या और लोग भी हैं जिनको कोरोना हुआ है, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि आमिर खान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बाद अब वो अपने घर में ही खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में है आमिर खान, और साथ ही साथ परिवार के जो और लोग हैं उनका टेस्ट भी हो सकता है बहुत जल्द मुमकिन हो, और उसके बाद अगर उनमें से भी कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे भी होम आइसोलेशन में ही रहना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आमिर खान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और एक बार फिर से बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर सियासी उठापटक लगातार जारी है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और विवेक देखिए, यहां पर बीजेपी तो अब सीधे सीधे इस बात को लेकर निशाना साध रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे। उसके जवाब में संजय राउत आते हैं और वो कहते हैं भैया इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जरूरत कि मुख्यमंत्री सामने आए, कुछ बोले? बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए ये संजय राउत का बहुत बचकाना वाला बयान था कि मुख्यमंत्री इस पूरे बयान में शामिल ना हो, क्योंकि ये छोटा मुद्दा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अपने आप में एक काफी बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। बीजेपी जिस तरीके से लगातार हमले करते जा रही है महाराष्ट्र सरकार पर, वो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनती जा रही है उद्धव सरकार ठाकरे के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो कितने ज्यादा एक्टिव हुए हैं। कल मुंबई में सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 11 बजे, फिर 2 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचते हैं, 4:30 बजे होम सेक्रेटरी से मिलते हैं, रात को वहां रहते हैं, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आते हैं और पूरी टीम के साथ वापस गवर्नर से मिलते हैं। और गवर्नर से मिलने के बाद बोलते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक हलचल है वो उतनी अच्छी नहीं है। बड़े आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो परमवीर सिंह की जो रिट पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीधे तौर पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। मैं आपको दफ्तर दिखाना चाहूंगा अर्पिता, देखिए इसी दफ्तर, ये दफ्तर डीजी होमगार्ड का है। परमवीर सिंह पहले माले पर इनका यहाँ पे दफ्तर है। हालांकि अभी वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सेटबैक उनको जरूर लगा है। उनको उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट की उनकी याचिका पर जो रिट पिटीशन है वो वापस बॉम्बे हाई कोर्ट बोलेगी। लेकिन न्यूज 18 सुबह से बोल रहा था कि 2 लीगल इसमें जो हो सकता है, पहला कि सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट चले जाएं, दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार के खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अर्पिता की आज ही परमवीर सिंह अपने वकील से बातचीत करेंगे। विवेक देखिए, वहीं पूरे मामले पर, बिल्कुल विवेक, वहीं पूरे मामले पर शिवसेना ने आक्रामक रवैया अपना लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर कहा कि सीएम को बोलने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने न सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी कहा कि राज्यपाल को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए उन्होंने हमला किया। वहीं संजय राउत ने राज्यपाल को संविधान के दायरे में काम करने की नसीहत दी। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा के मुताबिक काम करना चाहिए। सीएम साहब को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत, उसमें क्या है?
तो खुद सीएम साहब आकर बात करें। प्रूफ आपको लगता है होगा या नहीं होगा या नहीं करना है? कौन सा प्रूफ चाहिए इसी पूरे इशू के ऊपर? देखिए, मुख्यमंत्री साहब खुद चाहते हैं प्रूफ हो, अच्छा, जांच हो। अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है वो खुद चाहते हैं जांच हो, चाहते हैं ना। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ये जांच अधिकारी नहीं बन सकता। आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, उसको मिले हैं, उनको मिले, वो सब तो बीजेपी के कार्यकर्ता है ऑफिशियल। तो राज्यपाल कोई प्रशासन में है, कोई राजभवन में है, तो मिलने तो घर की बात है, उनकी घर की बात है ना। तो बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात पर निशाना साधते हुए एनसीपी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। बार पिछले 2 महीने से बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सरकार सदन के पटल पर अपना बहुमत नहीं खोती, तब तक वो सरकार बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हमारे पास 169 का बहुमत उस वक्त था। आज 250 से ज्यादा विधायक इस सरकार के पास हैं। बीजेपी बेचैन है, सत्ता बिना रह नहीं पाती, इसलिए सारी हरकतें बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अभिषेक, यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन की बात पहले से ही बीजेपी करती रही है और बार बार मुद्दे ढूंढती रही है कि कैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे। बिल्कुल, सरकार के जो भी घटक दल हैं, पहले जब अकेले अनिल देशमुख तक की बात थी, तब सरकार के लोग कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बातचीत करते हुए बचते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही कल देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने ये सीडी निकाली और उनमें कहा कि वो जो 6.3 GB का डेटा लेकर वो गृह मंत्रालय जा रहे हैं और वहाँ पर वो उनको सौंपेंगे, जिसमें 1 दर्जन पॉलिटिशियंस के नाम है और 20 से 25 IPS अधिकारियों के नाम है। उसके बाद कहीं न कहीं सरकार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन के भी नाम हो सकते हैं, अब सरकार में बैठे पार्टियों को लगने लगा है कि अगर किसी की भी ऑडियो की CD या इस तरीके से बाहर निकली और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो ऐसे में सबकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। और यही वजह है कि अब सरकार भी अनिल देशमुख के साथ साथ उनको बचाने के साथ साथ खुद अग्रेसिव मूड में है, ताकि बीजेपी को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बताया जा सके। बिल्कुल, और इसीलिए संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की गृह सचिव से मुलाकात पर भी सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि चिट्ठियों का क्या मतलब है। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है, वहाँ 7 या 8 सीनियर IPS अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या CBI की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। संजय राउत की नसीहत पर फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं
जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अभिषेक के पास कोई अपडेट है? जल्दी से अभिषेक का रुख कर लेते हैं, फिर विवेक आपके पास भी आ रही हूं। अभिषेक, देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं अर्पिता। पहली चीज है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। आधिकारिक प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने ट्वीट करके सचिन सामंत ने यह कहा है कि बीजेपी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है, यानी राज्यपाल के पास जो गई है वो संवैधानिक पदों का दुरुपयोग है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं। अगर उनके कारनामों की पोल खोलनी हमने शुरू की तो बीजेपी को भागना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बीजेपी को इंतजार करना चाहिए। दूसरी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि इस पूरे मामले में भाजपा की साजिश है इस पूरे मामले में। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो अपडेट के तौर पर आई है कि कल के ट्रांसफर के बाद जो 85 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, उसके बाद अनिल देशमुख से मिलने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के एक सीनियर अधिकारी जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, सीपी मुंबई के, वो हेमंत नगराले, वो अनिल देशमुख से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे हैं ताकि वो पूरी जानकारी दे सके, क्योंकि आज कैबिनेट है 3:30 बजे। ऐसे ठीक है अभिषेक, जरा रहिए साथ। देखिए विवेक, यहाँ पर सवाल ये भी है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का रुख साफ दिख रहा है, एनसीपी का रुख साफ दिख रहा है, शिवसेना का रुख अभी तक साफ नहीं दिख रहा है। ना सीएम सामने आए हैं और अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। नजर आज सुनवाई पर थी, लेकिन अब तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया पूरा मामला। अगर परमबीर सिंह वहां जाते हैं तो अब स्टैंड क्या होगा शिवसेना का? बिल्कुल सही कहा। देखिए अर्पिता, शिवसेना की जो पूरी पार्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ संजय राउत मीडिया से बात कर रहे हैं, संजय राउत ही बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि संजय राउत एक सांसद हैं, उनका महाराष्ट्र सरकार में कोई पोजीशन नहीं है और ना ही वो महाराष्ट्र की कैबिनेट में कोई मंत्री है, वो सीधे सांसद हैं। उसके बावजूद शिवसेना की तरफ से सिर्फ और सिर्फ संजय राउत बात कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी, एनसीपी और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा जो भूचाल महाराष्ट्र सरकार में आया हुआ है, इतने बड़े एलिगेशंस लगे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री के ऊपर, शिवसेना अभी तक सामने आकर बातचीत क्यों नहीं कर रही है? उद्धव ठाकरे सामने आकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे अपना स्टेटमेंट रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अपने आप में अब ये सवाल खड़ा होता जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही क्यों बात कर रहे हैं? वो सरकार में है नहीं, वो सांसद में है, लेकिन जो सरकार में है, उद्धव ठाकरे लगे उसमें बहुत सारे मछुआरा भाइयों की मृत्यु हुई है। അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യപ്രവർത്തകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 24 മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് മത്സ്യപ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. हमारी सरकार न होने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार, केरल के विकास के लिए समर्पित सरकार है. बीजेपीയുടെ സർക്കാരല്ല എങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ്. अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 मेगावाट की पगलूर थ्रिसूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट योजना का स्कीम का शुभारंभ किया गया है. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള आ लाइन आയിരുന്നു. और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सारे के सारे इसके यंत्र भारत में बने हुए हैं, स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता. ये इलेक्ट्रिक ലൈനിന്റെ എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വദേശിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. 50 मेगावाट की कैपेसिटी वाली सोलर योजना भी भारत सरकार ने कासरगोड में बनाई है, मगर हमने उसमें स्कैम नहीं किया है. ഏതാണ്ട് 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ സോളാർ വൈദ്യുതി കാസർഗോഡ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുംഭകോണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. हमने 2 स्मार्ट सिटी बनाए हैं, कोची और त्रिवेंद्रम, और उसकी ढेर सारी प्रगति, लगभग 773 करोड़ रुपया और 27 योजनाएं समाप्त हो चुकी.
അതുപോലെ കേരളത്തില് 2 സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ, അത് കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ചിലവാണ് അതിന് വേണ്ടത്. ഏതാണ്ട് 27 ഘട്ടമായിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. अमृत योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की लागत से शहरों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है. അതുപോലെ തന്നെ അമൃത യോജനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 11,000 കോടി രൂപയുടെ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मित्रों, नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपीस केरल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. तो अमित शाह को सुन रहे थे आप, केरल के कोच्चि में वो मौजूद है। वहां पर सरकार की क्या उपलब्धि है वो सीधे सीधे जनता को बताते हुए। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी घमासान जारी है। कल विधानसभा के अंदर और बाहर विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर हुए उस हंगामे की चौंकाने वाली तस्वीरें आई। विधानसभा के अंदर के वीडियो में साफ दिखाई दिया कि तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव और आरजेडी के कुछ विधायक हंगामा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक जा पहुंचे। आरजेडी विधायकों के हंगामे और गुस्से को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष पहले ही वहां से चले गए, जिसके बाद तेजस्वी और तेज प्रताप स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए और वहां से नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सदन में मौजूद मार्शल और पुलिस ने हंगामा कर रहे विधायकों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसका आरजेडी विधायकों ने विरोध किया। आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के आसपास मौजूद आरजेडी विधायकों को खींचकर वहां से हटाना पड़ा। इस दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप अपने विधायकों को समझाना बुझाना तो दूर, उल्टा हंगामे को हवा देते नजर आए। वहीं तेज प्रताप यादव स्पीकर के आसन पर पहुंचकर मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बनाते नजर आए हैं। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी आरजेडी समेत विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया। कल सदन में हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपने चेंबर में पहुंचे, लेकिन बड़ी तादाद में विपक्षी विधायक उनके चेंबर के बाहर जुट गए और उनके चेंबर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। वहां पर जेडीयू का दावा है कि करीब 1 घंटे तक स्पीकर विजय कुमार सिन्हा अपने कमरे में ही बंद रहे और उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों की दादागिरी की और एक तस्वीर सामने आई। विधानसभा के अंदर की कल की तस्वीर में विपक्ष के कुछ विधायक स्पीकर के आसन के सामने मौजूद कर्मचारियों की बैठने वाली जगह पर पहुंचे और विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की कॉपियां फाड़ने लगे। इस दौरान एक विधायक तो मेज के ऊपर कुर्सी लगाकर उस पर बैठ गए और बिल की कॉपी फाड़ते दिखाई दिए। तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये कहीं सड़क की तस्वीर नहीं है, संसद के अंदर की तस्वीर है, जहां पर ये विधायक जिनको हम आप चुनकर भेजते हैं वो बकायदा उस टेबल पर चढ़ते हैं, वहां कुर्सी रखते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बकायदा वहां पर जो पेपर हैं, जो कागज हैं, उनको फाड़ते हैं। वहां जो स्पीकर हैं उनके चेंबर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, उनको 1 घंटे तक वहां से बाहर नहीं निकलने देते हैं। बजाय इसके कि तेजस्वी यादव जो वहां पर मौजूद थे, तेज प्रताप जो वहां पर मौजूद थे, उनको रोकते, उनको समझाते बुझाते, वो और हंगामे को बढ़ा रहे थे। और बढ़ाना तो छोड़िए, बकायदा वीडियो बना रहे थे वो अपने फोन से। बिहार विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी विधायकों के हंगामे से सदन की मर्यादा को चोट पहुंची है। एक बार फिर जरा हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए कल विधानसभा में हुए बवाल और हंगामे की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर सदन के अंदर स्पीकर के आसन पर पहुंचे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की है। स्पीकर के आसन पर हुए इस हंगामे से सदन की गरिमा आहत हुई है। दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए, सदन के रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर बिल की कॉपियां फाड़ने की है। और तीसरी तस्वीर स्पीकर को उनके ही चेंबर में बंधक बनाने की है। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये किस तरीके की तस्वीरें बिहार विधानसभा से सामने आ रही हैं? वहां गरिमा को ताक पर रखा गया, बाकायदा जो स्पीकर थे उनको 1 घंटे तक एक तरीके से कैद कर दिया गया, कमरे से बाहर उनको नहीं निकलने दिया। इस तरीके की स्थिति जब ऐसे वक्त पर जब कहा गया कि आप चर्चा कर लीजिए इस विधेयक पर।
बिल्कुल, देखिए आरजेडी के और कांग्रेस के साथ साथ माले के जो विधायक हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो सदन का गरिमा है उसको ताक पर रख दिया है। और जैसा कि तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, कल सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और जैसे ही बेल बजी उसके बाद जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन के अंदर पहुंचे और उसके बाद फिर जो बेल है उसमें पहुंच गए और उसके बाद वहां पर हंगामा करने लगे। जो रिपोर्टिंग टेबल है पहले उसको पलटने की कोशिश की गई, जोरदार हंगामा किया गया और कहीं ना कहीं यह विपक्ष चाहता था कि सदन नहीं चले और वही हुआ भी, सदन को स्थगित करना पड़ा और वैसा ही नज़ारा दिन भर देखने को मिला। लेकिन जब पांचवें बार 4:30 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, उसी समय जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो पहुंच गए अध्यक्ष के चैम्बर के आगे और उनको बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस को यहां पर बुलानी पड़ी और सभी विधायकों को वहां से हटाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें सामने आई है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो भी विधायक जो हंगामा कर रहे थे उन्होंने सदन के मर्यादा को तार तार किया है। वहां पर आप आसन की कुर्सी तक नहीं जा सकते हैं, जो भी आपको बात कहना है आप अपने सीट पर बैठिए और वहां से बात कीजिए। साथ ही जो जिस बिल को लेकर यह बवाल मचा है उस पर चर्चा की बात की जा रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से और सुबह में एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी सत्ता पक्ष विपक्ष या फिर जो जिनको भी इस बिल को लेकर ऐतराज है वो सामने बैठे और इस पर चर्चा करें, सदन के अंदर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस समय अंदर में जोरदार हंगामा हुआ और बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल तो तेजस्वी और तेज प्रताप पर भी खड़े होते हैं कि जब वो वहां पर मौजूद थे, बजाय इसके कि वो शांत कराते, वो वहां वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं और खुद हंगामे को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे को शर्मनाक बताते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा में जो घटना हुई उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए रामकृपाल यादव जी हैं। सर, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हैं? कल की जो घटना है बिहार विधानसभा क्षेत्र में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष ने जिस तरह से कृत्य किया है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं समझता हूं कि आज तक के मेरे सार्वजनिक जीवन के काल में इस तरह का हरकत देश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मैंने नहीं देखा है। जिस तरह से बिहार में विपक्ष के माध्यम से कल किया गया, सदन और सदन के बाहर भी, तो मैं समझता हूं कि हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज्यादती उनके साथ हुई है, अब सड़कों पर आरजेडी उतरेगी। सड़क पर उतरने के लिए रोक कहाँ है? मैं सड़क पर इसलिए नहीं उतरिए, किसी को मारिए, पीटिए, तोड़ फोड़ कीजिए, पत्रकार को पीटिए, पुलिस को पीटिए, इजाज़त देता है? सदन पर तो, सड़क पर तो सब लोग उतरता है, विपक्ष में रहता है। तो हमला कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री पर, अब हमला कर रहे हैं मंत्रियों पर, हम अपने स्पीकर को बंद कर दिया, इसको कौन अप्रिशिएट करेगा भाई? देश दुनिया में शर्मसार क्या है बिहार की छवि को विपक्ष ने अपने कृत्य से। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार में कल सड़क से सदन तक हंगामे के बाद आज विपक्ष प्रदर्शन करते नजर आया। विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर मैदान में बैठकर धरना दिया। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा में कल उनके साथ बदसलूकी हुई और जबरन उन्हें सदन के बाहर फेंका गया। चंद्रमोहन अब ये अपना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं। आप वहां स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, स्पीकर को उनके चैम्बर में बंद कर देते हैं, आप वहां पर कागज फाड़ते हैं, बकायदा वीडियो बनाते हैं और आप ये कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल, देखिए कल जो कुछ भी हुआ है वो सीधे तौर पर सदन के मर्यादा को तार किया गया है और साथ ही जो सदन की कार्रवाई होती है उसकी धज्जियां भी उड़ाई गई है। न सिर्फ जो आरजेडी के और कांग्रेस के विधायक थे वो वहां पर हंगामा कर रहे थे, बल्कि आसन की कुर्सी तक पहुंच गए और साथ ही जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अंदर में एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी उछालने की कोशिश की गई है, जैसा कि जो सदन के अंदर मौजूद थे लोग वो बता रहे हैं। और आज भी वही
नजारा देखने को मिला। एक तरफ अंदर में सदन की कार्रवाई चल रही थी जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मौजूद थे, तो वहीं इस ग्राउंड में अब से थोड़ी देर पहले समानांतर, जो कि अब तक कभी यह देखने में सामने नहीं आया था, जब समानांतर यहां पर सदन चलाया गया और जो आरजेडी, माले और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस यहां पर बैठे हुए थे। बजाप्ता अध्यक्ष भी एक चुन लिया गया था और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष किस तरह से अपने बातों को लेकर भले ही सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि कल सुबह में पहले पटना के डाकबंगला चौराहे पर ये चंद्रमोहन बड़ा सवाल उठता है कि आप सड़क पर प्रदर्शन कर ही रहे थे, उसके लिए आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उसकी गरिमा को खराब करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे और वो सवाल उठ रहे हैं। चंद्रमोहन,